मैं प्रदीप सिंह नेगी, प्रवक्ता जीव विज्ञान, एक बार फिर मौजूद हूं आप सभी के बीच में एक नए टॉपिक को लेकर के। और आज का टॉपिक है वर्गीकी सहायता साधन या टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी। यानी आज हम बात करने वाले हैं वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी में सहायता पहुंचाने वाले उन साधनों की जिनकी मदद से हम किसी भी जीव के वर्गीकरण को बहुत आसानी से और सटीक तरीके से कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल, आप लोग कभी ना कभी मॉल गए होंगे, आपने कोई सामान ऑर्डर किया होगा या आपने कहीं कुछ सामान या चिट्ठी भेजी होगी। तो जनरली आपने देखा होगा कि उस चिट्ठी को उसके बिल्कुल सटीक एड्रेस पर पहुंचाने के लिए आपने उसमें कुछ चीजें, कुछ लैंडमार्क्स या कुछ मशहूर जगहों या सड़कों के नाम उसमें नोट किए होंगे या लिखे होंगे। ऐसा आप इसलिए करते हैं ताकि उस चीज को बिल्कुल उसी एड्रेस पर पहुंचाया जा सके जहां पर कि आप उसे पहुंचाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आपने कुछ साधनों की सहायता ली, कुछ आपने वेल एस्टेब्लिश्ड या आप कह सकते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साधनों की आपने सहायता ली और उनकी सहायता से आपने उस चीज को बहुत ही सटीक जगह पर पहुंचाया। ठीक इसी प्रकार से वर्गीकरण भी होता है। मतलब जब आपको कोई नया जीव मिलता है तो नए जीव को बिल्कुल उसके उसी वर्ग में जहां पर कि उसे होना चाहिए, आपको उसी वर्ग में उसे पहुंचाने के लिए आपको कुछ इसी प्रकार के लैंडमार्क्स की या इस प्रकार के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। आज हम उन्हीं के विषय में बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। वर्गीकी सहायता साधन यानी जीवों की पहचान, वर्गीकरण करने तथा उनके बारे में सूचनाएं एकत्रित करने में सहायता पहुंचाने वाले साधन वर्गीकी सहायता साधन कहलाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी भी जीव की पहचान अगर आपको सुनिश्चित करनी हो, माना आपको कोई नया जीव मिला है और आपको उसे पहचानना है या उसका वर्गीकरण करना है और उसके बारे में आपको और अधिक सूचनाएं एकत्र करनी है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, कुछ साधनों की सहायता लेते हैं, कुछ रेफरेंसेस की सहायता लेते हैं जिनकी मदद से कि आप उस जीव को एक्चुअली बिल्कुल सटीक तरीके से पहचान सकते हैं और उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो वही साधन आपकी वर्गीकी सहायता साधन कहलाते हैं। या आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, ऐसे साधन जिनकी सहायता से कि आप किसी भी जीव के वर्गीकरण, पहचान या उसके बारे में सटीक सूचनाओं को प्राप्त कर सके, वे सभी साधन वर्गीकी सहायता साधन कहलाते हैं। इन्हीं वर्गीकी सहायता साधनों को कुछ कैटेगरी में बांटा गया है, तो उनके बारे में शुरू करते हैं। जैसे कि पहला है हर्बेरियम, दूसरा वनस्पति उद्यान या बॉटेनिकल गार्डन, तीसरा है संग्रहालय या म्यूजियम, चौथा है प्राणी उपवन या चिड़ियाघर या जू, और पांचवा है कुंजी या चाबी। तो आज हम इन कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं लेकिन आपकी बुक में अभी मौजूद नहीं है, उनके बारे में भी हम आज जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हर्बेरियम से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको एक कागज की शीट दिखाई पड़ रही है और उस शीट के ऊपर आपको एक पौधे को रखा हुआ देख आप सकते हैं। तो आप इसमें देखिएगा, एक पौधा रखा हुआ है और उसके किनारे पर एक व्हाइट कलर का एक कागज का टुकड़ा है और उसके ऊपर कुछ डिटेल्स नोट की गई हैं। यानी वो पौधा कब मिला, कहां से मिला, किसने खोजा और इसका लोकल नेम क्या है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इस प्रकार की कुछ डिटेल्स इसमें लिखी जाती हैं। तो साथियों, हर्बेरियम ये शीट आपने बनाई होगी विद्यालय में, थोड़ा इसके बारे में डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं। वनस्पति संग्रहालयों में पौधों के नमूनों को दबाकर, सुखाकर कागज की शीटों पर पूरी सूचना सहित परिरक्षित करके अंतरराष्ट्रीय मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। ये नमूने भविष्य में अध्ययन एवं शोध के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप हर्बेरियम फाइल बनाने के लिए आप एक हर्बेरियम शीट लेते हैं और इस हर्बेरियम शीट के ऊपर आप क्या करते हैं, पहले से आप एक पौधे को लेते हैं। आप किसी फील्ड में गए, आपने वहां से किसी पौधे को लिया और लेने के बाद में आप उस पौधे को क्या करते हैं, पौधा पूरा का पूरा हो सकता है या उसका कोई फूल या पत्ती या उसकी जड़, इस प्रकार का कोई भी भाग पौधे का आप लेते हैं और आप उसे ड्राई करने के लिए रखते हैं, दबा करके सुखाने के लिए रख देते हैं। और उसके बाद में जब वो पूरी तरह से ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तो आप उस पौधे को इस प्रकार की हर्बेरियम शीट के ऊपर उसे सेलो टेप की सहायता से आप उसे चिपका देते हैं। और चिपकाने के बाद में आप उसकी कुछ डिटेल्स यहाँ पर आप नोट कर लेते हैं जितना कि आप जानते हैं। और इस प्रकार से ये हर्बेरियम शीट हर्बेरियम फाइल में लगा दी जाती है, जिसमें कि और भी कई सारी इस प्रकार की हर्बेरियम शीट लगी हुई हैं। और उसके बाद में आप इन्हें जो विश्व में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य वर्गीकरण प्रणाली, जैसे कि पादपों के केस में बेंथम एंड हुकर या हचिंसन की वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार आप इसे लगा लेते हैं। और उसके बाद में ये हर्बेरियम फाइल आपकी एक रेफरेंस की तरह
काम आती है। जब भी आपको कोई भी पौधे को आइडेंटिफाई करना हो तो आप इसी प्रकार के हर्बेरियम्स की सहायता से उस पौधे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जनरली मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि अगर आप देहरादून में जाते हैं तो वहां पर एक BSI यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस है जस्ट ONGC के पास। तो अगर आप वहां पर जाएंगे तो वहां पर आपको एक बहुत बड़ी हर्बेरियम लाइब्रेरी मिलेगी। उस हर्बेरियम में वहां पर पूरे के पूरे जितने भी आपके नॉर्थ इंडिया के जो प्लांट्स हैं उनको वहां पर रखा गया है, उनके नमूनों को वहां पर सुरक्षित करके सुखा करके वहां पर रखा गया है। तो ये हर्बेरियम फाइल वहां पर एक रेफरेंस की तरह यूज होती है। अगर आपको किसी क्षेत्र में कोई नया पौधा मिलता है या कोई रिसर्चर किसी नए पौधे को आइडेंटिफाई करवाना चाहता है तो वहां पर जाकर के सीड्स पर लगे हुए पौधों से उसको कंपेयर करते हैं और उसके बाद में उस पौधे को आइडेंटिफाई किया जाता है। आगे बढ़ते हैं वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, उद्यान, उद्यान का मतलब होता है बगीचा, यानी कि वनस्पति उद्यान कुछ इस प्रकार के विशेष उद्यान हैं जिनमें कि संदर्भ के लिए जीवित पौधों को रखा जाता है और वहां उनका अध्ययन भी किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अनेकों बार अनेक बॉटनिकल गार्डन्स में आप गए होंगे तो आपने वहां पर देखा होगा कि वहां पर कुछ जीवित पौधों को, जैसे आप नागफनी के कुछ वैरायटीज होंगी जो कि दरअसल बाकी जगह नहीं मिलती हैं। तो इस प्रकार की कुछ वैरायटीज पौधों की या गुलाब की या अन्य प्रकार के जितने भी पेड़ पौधे हैं या फल हैं उनकी वो वैरायटीज जो कि कहीं पर नहीं मिलती है या बहुत कम मिलती हैं, उनको वहां पर अध्ययन के लिए उगाया जाता है और रखा जाता है। ये भी आपको एक रेफरेंस की तरह काम आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है बॉटनिकल गार्डन, क्यों? यानी इंग्लैंड नाम के देश में। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहां पर है और क्या उसका नाम है, तो आपका उत्तर होगा बॉटनिकल गार्डन, क्यों? इंग्लैंड। अगला है भारत के भीतर सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन यानी वनस्पति उद्यान कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा इंडियन बॉटनिकल गार्डन, हावड़ा, कलकत्ता। भारत के कलकत्ता शहर, कलकत्ता जो कि बंगाल में मौजूद है, कलकत्ता शहर के हावड़ा नामक जगह पर इंडियन बॉटनिकल गार्डन नाम से एक बहुत बड़ा वनस्पति उद्यान है जहां पर कि जीवित पौधों के नमूनों को उगाया जाता है। इसी प्रकार से लखनऊ में नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NBRI नामक संस्थान में भी एक बहुत बड़ा बॉटनिकल गार्डन मौजूद है। आगे बढ़ते हैं एक कंसेप्ट की ओर, पवित्र उपवन यानी सेक्रेड गार्डन या ग्रुप्स। दरअसल ये आपकी बुक्स में नहीं है, लेकिन ये क्योंकि पिछले बारी बोर्ड परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया था और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए इसको मैंने इस बार इंक्लूड किया है। तो पवित्र उपवन दरअसल क्या होते हैं? कभी आप मंदिरों के आसपास गए होंगे या किसी चर्च में गए होंगे तो आपने वहां पर देखा होगा कि मंदिर या चर्च के या मस्जिद के आसपास में कुछ वन क्षेत्र को रिजर्व रखा जाता है, तो वही आपके पवित्र उपवन कहलाते हैं। देखिए, अलौकिक ग्रुप्स या पवित्र उपवन धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों के चारों ओर पाए जाने वाले वनखंड हैं। ये विभिन्न जातीय समुदायों, राज्य व केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। इनसे विभिन्न वन्य जंतुओं एवं वनस्पतियों को संरक्षण प्राप्त होता है। यह बहुत प्राचीन पर्यावरणीय संकल्पना है, यानी कि आप किसी भी पूजा स्थल या मंदिर मस्जिद के आसपास के क्षेत्र में प्रिजर्व किए गए, परिरक्षित किए गए वे भूखंड या वे वनखंड जिनमें कि किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों के लिए मनाही होती है, वे आपके पवित्र उपवन कहलाते हैं। तो ये आपके सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से इन्हें एक प्रकार से सुरक्षा भी होती है। तो उस स्थान पर रहने वाले जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग या फिर वहां पर पाई जाने वाली जनजातियां, ये उन क्षेत्रों को सुरक्षित रखती हैं। जैसे कि भारत में हिमालय के मंदिर, हिमालय क्षेत्र में आप चले जाएंगे तो आप मंदिरों के आसपास अनेकों इस प्रकार के क्षेत्रों को देख सकते हैं। या फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान के मंदिरों के आसपास या फिर चर्च के आसपास मौजूद जो फॉरेस्ट है वे भी सेक्रेड गार्डन या फिर पवित्र उपवन कहलाते हैं। आगे बात करते हैं संग्रहालय या म्यूजियम की। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको दो चित्र नजर आ रहे हैं। पहले वाले चित्र में आप कुछ जीवों को एक अलमारी के अंदर देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ जीवों के नमूनों को अलमारी के भीतर परिरक्षित करके सजा दिया गया है ताकि आने वाले विजिटर्स या शोधार्थी या छात्र इसे देख सकें। वहीं दूसरी ओर आपके कंकाल नजर आ रहा है और इसे भी शोकेस किया गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनमें जीवों या वनस्पतियों के नमूनों या कंकालों को परिरक्षित करके रखा जाता है। दरअसल संग्रहालय ऐसे स्थान हैं जहां पर कि ऐसे जीव जो कि मृत हो चुके हैं या विलुप्त हो चुके हैं या फिर उन्हें एक प्राकृतिक आवास में ही जाकर के देखा जा सकता है,
इस प्रकार के जीवों को वास्तविक रूप से दिखाने के लिए जीवों के शरीर के भीतर भूसा या रुई भर करके और कुछ परिरक्षी पदार्थ डाल करके या फिर उनके कंकालों को वहां पर डिस्प्ले के लिए रख दिया जाता है, ताकि आने वाले छात्र, शोधार्थी और पर्यटक उसे देख सकें और उस चीज के बारे में वास्तविक जानकारी ग्रहण कर सकें। यह शोध के लिए और अध्ययन की दृष्टि से बहुत अधिक उपयोगी स्थान है और साथ ही यह मनोरंजन के बहुत अच्छे स्थान भी होते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है कि विश्व स्तर पर इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले यानी कि 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया था, ताकि लोगों के बीच म्यूजियम के प्रति और वहां पर जो विभिन्न प्रकार की जो वैरायटीज है उसके प्रति लोगों के मन में जागरूकता उत्पन्न की जा सके। और हर बार की तरह इस बार की म्यूजियम डे की एक विशेष थीम थी, और इस बार की थीम थी म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ये एक ताजा अपडेट है, इसे आपको नोट कर लेना चाहिए। आगे है जू या चिड़ियाघर या प्राणी उपवन। इससे आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे और आपके मन में रोमांच उत्पन्न हो गया होगा। आप लोग कभी ना कभी जू गए होंगे या आपने जू देखा होगा टीवी पर या फिर किताबों में। तो आप देख सकते हैं कि जू में हम जीवित वन्य जीवों को कृत्रिम वन्य आवासों में रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जू में या चिड़ियाघर में हम अनेकों प्रकार के जंगली जानवरों को एक स्थान पर रखते हैं और उन्हें इस प्रकार के आवासों में रखा जाता है जैसे कि उनके पास वनों में मौजूद होता है। और लेकिन ये आवास कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, मानव निर्मित होते हैं। और इन स्थानों पर जब हम लोग जाते हैं तो हम वहां पर देखते हैं कि जीव जंतु वहां पर रखे हुए होते हैं। तो ये अध्ययन की दृष्टि से, शोध की दृष्टि से, जीवों के व्यवहार, उनके खान पान आदि के अध्ययन के लिए भी बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। जब कभी आप जू में जाते हैं तो आप वहां पर उस जीव को बहुत करीब से देखते हैं, उसके बाह्य लक्षणों को, उसके आकारिकी को, उसके व्यवहार को, उसके किस प्रकार के प्राकृतिक आवास में वो रहना पसंद करता है, इन सभी चीजों को, उसमें होने वाली बीमारियों को या उनसे व्यक्ति को होने वाले लाभ आदि, इन सभी चीजों का विश्लेषण जू में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुंजी या चाबी। कुंजी या चाबी क्या है? यह समानताओं और असमानताओं पर आधारित होती है। यह विपरीत, युग्मित, विपर्यासी लक्षणों में से एक को चुनने को दिखाती है। अगर मैं साधारण सी भाषा में कहूं, अगर माना आपको कोई जीव मिलता है तो उस जीव को आइडेंटिफाई करने के लिए कुंजी बहुत अधिक सहायक होती है। कुंजी में दरअसल दो ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से एक यस होता है और दूसरा नो होता है। आपको किसी एक ऑप्शन को पकड़ करके फिर आप आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए इसको चित्र की सहायता से समझते हैं और इसको समझना बहुत आवश्यक भी है। ये काफी आसान है, आप इसे देखिए। एक चित्र हमने यहाँ पर दिया है, कुंजी लगभग इसी प्रकार की होती है। आइए हम इसको दूसरे एक चित्र के माध्यम से बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये देखिएगा, सपोज माना आपको कोई प्लांट मिला और आपको पता करना है कि वो प्लांट दरअसल किस वर्ग में है। तो यहाँ पर आप कुंजी देख सकते हैं, ये भी एक कुंजी है। आपको एक पादप मिला है, आपको ये पता है कि एक पादप है। अब आपको उस पादप में ये देखना है कि उसका पादप काय विभेदित है या नहीं। अगर नहीं है तो आप इस ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगर उसका पादप काय विभेदित है, अगर उसका जो शरीर है जड़, तना और पत्ती में बटा हुआ है, तो आप इस वाले ऑप्शन को चुनेंगे। यानी कि यहाँ पर दो विपर्यासी लक्षण हैं। पहला आपका नो हो गया, दूसरा यस हो गया। अब आपने इसको चूज किया। अब यहाँ से फिर आपको चूज करना है कि क्या उसमें सम्मोहन ऊतक हैं या सम्मोहन ऊतक नहीं है, वेस्कुलर बंडल्स हैं या नहीं। अगर हैं तो आप इस वाली लाइन को चूज करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे कट हो जाएगा। फिर आप सम्मोहन ऊतक में भी फिर आप यहाँ पर दो विपर्यासी लक्षणों में उसको कंपेयर करेंगे, फिर आप उनमें से कोई एक चुनेंगे और इस प्रकार से आप दो विपर्यासी लक्षणों में से एक को सिलेक्ट करते हुए और आप अंत में उस पौधे तक पहुंच जाते हैं और आप उसे पहचान जाते हैं। तो इस प्रकार से आप पाते हैं इनमें से एक बीज पत्र वाले बीज होते हैं, अर्थात वो पौधा एक बीज पत्री था। तो कहने का अर्थ है कि कुंजी या चाबी एक इस प्रकार का टैक्सोनॉमिक हेल्पिंग टूल है जिसकी सहायता से आप दो विपर्यासी लक्षणों में से एक को चुनने के आधार पर उस जीव को बिल्कुल सटीक वर्ग में या उसके उचित वर्ग में रख पाते हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर। दरअसल कुछ तथ्य या कुछ इस प्रकार के वर्ग की सहायता साधन जिनकी सहायता भी वर्गीकरण में ली जाती है, वे हैं जैसे जीवाश्म विज्ञान या पैलियोंटोलॉजी यानी जीवाश्मों का अध्ययन। किसी भी जीव को उसके उचित वर्ग में रखने के लिए हम जीवाश्म विज्ञान की भी सहायता लेते हैं। जीवाश्म का मतलब होता है कि जीवों के ऐसे अवशेष या ऐसे भाग या संपूर्ण जीव जो कि 10,000 साल
से भी पुराने हों और जो भूमि के भीतर दब करके परिरक्षित हो गए हों, वे जीवाश्म कहलाते हैं। तो उन्हीं जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जॉर्ज क्यूवियर जीवाश्म विज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। तो इसी जीवाश्म विज्ञान का सहारा भी हम जीवों के वर्गीकरण में लेते हैं। इसी प्रकार से होती है नियम पुस्तिका या मैनुअल। मैनुअल होती है किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जातियों को पहचानने में सहायक एक पुस्तक, यानी कि मैनुअल में उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जितनी भी जीव जातियां हैं उनके बारे में विस्तृत वर्णन होता है, इसकी भी हम सहायता लेते हैं। इसके बाद होता है मोनोग्राफ, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, मोनो होता सिंगल, तो मोनोग्राफ में किसी एक विषय या टैक्सोन की पूरी जानकारी होती है। ये किसी एक विषय को लेकर के ही बनाए जाते हैं। इन्हें भी हम वर्ग की सहायता साधन के रूप में उपयोग करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का और इन सभी स्रोतों का जहां से भी ये जानकारी ली गई है। और आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको नए नए वीडियोस के अपडेट्स तुरंत मिलते रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।